हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था सेल डिवीजन में माइटोसिस में हमने माइटोसिस की डेफिनेशन, इसकी डिस्कवरी, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत यानी न्यूक्लियस के विभाजन में इंटरफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था और लास्ट में टीलोफेज अवस्था को डिस्कस किया था। आज हम माइटोसिस की जो सेकंड प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यह है सेल डिवीजन का सेकेंड स्टेप है। इस क्रिया में पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसके कारण दो संपूर्ण डॉटर सेल यानी 2x का निर्माण होता है। यह क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत या व्यू हैं, लेकिन मार्सलैंड 1954 के अनुसार मिड एवं लेट टीलोफेज अवस्था में इलास्टिक प्रोटीन विकसित होती है, जिससे सेल लंबी हो जाती है। साथ ही साथ सेल के मध्य प्लेट की तरफ संकुचनशील प्रोटीन विकसित हो जाती है। इनके संकुचन के कारण ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर की ओर खिसकती है, जिसके इस कारण कंस्ट्रिक्शन यानी संकीर्ण धीरे धीरे गहरा होता जाता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बन जाती है। यानी जो टीलोफेज अवस्था है मिड एवं लेट, उसमें सेल का साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के मध्य एक कंस्ट्रिक्शन की फॉर्मेशन होती है और सेल जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है और एक पेरेंट सेल से इस प्रकार दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्ली टीलोफेज अवस्था है। तो अर्ली टीलोफेज अवस्था में क्या हुआ, जो स्पर्म्स थे, माइक्रोस क्रोमोसोम्स थे, वो डिफरेंट पोल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। जो टीलोफेज अवस्था थी, जिसको हम लेट टीलोफेज अवस्था कह सकते हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, यानी जो न्यूक्लियस बनेगा उसकी जो वॉल होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई, दो न्यूक्लियर वॉल की फॉर्मेशन हो गई। और जो इस पर जो क्रोमोसोम्स डिफरेंट पोल की तरफ थे वो इस मेम्ब्रेन के अंदर शिफ्ट हो गए और दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। इनके मध्य जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपियर होने लगे, यानी जो क्रोमोसोम्स थे टीलोफेज से पहले की जो अवस्था है, यानी एनाफेज, अर्ली टीलोफेज, अर्ली एनाफेज, मेटाफेज, तो जो स्पिंडल फाइबर्स थे इन अवस्थाओं में वो लेट टीलोफेज और मिड टीलोफेज अवस्था में डिसअपियर होने लगती है। अब बात करते हैं हम साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस की। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है उसमें जो सेल्स थी जिसके मध्य स्पिंडल फाइबर दिखाए गए थे वो डिसअपियर हो रहे हैं, और यहाँ पर यानी दोनों न्यूक्लियस के मध्य प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देखा जा रहा है। एक कंस्ट्रिक्शन आगे चलकर और गहरा हो जाता है और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये सेल्स दो सेपरेट यानी डॉटर सेल्स में टूट जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस और ये सेल। तो यानी जो एक सेल थी उससे माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा दो सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इस प्रकार के विभाजन द्वारा बॉडी में निरंतर समान क्रोमोसोम्स वाली सेल ही उत्पन्न होती है। यानी जो माइटोसिस की जो प्रोसेस है जो कि ऑर्गेन की बॉडी में होती है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो डिवीजन होगा यानी विभाजन होगा, तो जितनी भी सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि द्वारा टिश्यू में वृद्धि काल के द्वारा सेल्स की संख्या बढ़ती है जिससे टिश्यू का आकार बढ़ जाता है। यानी जो टिश्यू होते हैं जिनको हम ऊतक बोलते हैं, जब उनमें वृद्धि होती है तो यह वृद्धि किसके कारण होती है, यानी जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कि सेल की संख्या यानी जो कोशिकाएं हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, बढ़ती हैं, जिससे जो टिश्यू होते हैं या ऊतक होते हैं वो आकार में बढ़ जाते हैं। तो माइटोसिस टिश्यू का आकार बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विभाजन द्वारा डेड एवं बीमार सेल्स टिश्यू से हटा दी जाती है। यानी जब माइटोसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें यानी माइटोसिस की प्रोसेस में सिर्फ वही सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जो
फुल्ली मैच्योर हों, यानी पूर्ण परिपक्व हों, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसी नहीं हो, और जो डेड यानी मृत सेल्स होती हैं या उनमें कोई डिसिमिलरिटी होती है, तो उन सेल्स को माइटोसिस की प्रोसेस से हटा दिया जाता है, यानी वो माइटोसिस डिवीजन नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो डेड है तो उनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, या फिर उनमें कोई डिसिमिलरिटी है फिर भी वह मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, लोअर श्रेणी के जंतुओं में जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया आदि में इस प्रकार का विभाजन जनन का प्रमुख साधन है, यानी जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी जो फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत रह गए हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे हैं, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखे हैं, तो इनका जो विभाजन होता है वो इनके रिप्रोडक्शन का प्रमुख साधन माना जाता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में माइटोसिस के अंतर्गत साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस की क्या प्रोसेस होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस तथा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। कल हम आपका न्यू टॉपिक यानी मियोसिस को डिस्कस करेंगे।